साथियों, मैं अपनी बात आप लोगों के सामने हिंदी में रखूंगा क्योंकि मुझे बांग्ला नहीं आती है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आए। आज 26 जनवरी प्रजातंत्र दिन है और प्रजातंत्र दिन हम लोग मना रहे हैं। साथियों, हमें बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन जिस प्रकार से 15 अगस्त का प्रोपेगेंडा इस देश में किया गया आजादी का, उस प्रकार से 26 जनवरी प्रजातंत्र का प्रोपेगेंडा किया नहीं गया। इस वजह से क्या हुआ कि भारत में 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है, यह हमारे लोगों को समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि 15 अगस्त को वही गाने बजते हैं जो 26 जनवरी को बजते हैं। 15 अगस्त को वही टीवी पर पिक्चर दिखाए जाते हैं जो 26 जनवरी को दिखाए जाते हैं। 15 अगस्त को वही रैली स्कूल में निकलती है बच्चों की जो 26 जनवरी को निकलती है। तो इस वजह से 15 अगस्त क्या है और 26 जनवरी क्या है, यह हमारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। साथियों, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ ये बताया गया, लेकिन इस देश में जो प्रजा थी, जो इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, वो आजाद नहीं हुए। 15 अगस्त को एक ट्रांसफर ऑफ पावर बिल, सत्ता का हस्तांतरण बिल पारित हुआ और अंग्रेज नाम का विदेशी इस देश से गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना। यह है 15 अगस्त, दूसरा कुछ नहीं है, यह 15 अगस्त। क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर ने, मैं किस आधार पर बोल रहा हूं उसका डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब आंबेडकर ने यूरोप के लोगों को सवाल पूछा कि ये इंग्लैंड और यूरोप के लोगों कि गांधी जी जो आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ कंट्री है या फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री है। इसका अर्थ यह होता है कि बाबा साहब आंबेडकर ने इंग्लैंड और यूरोप के लोगों को यह सवाल पूछा कि गांधी जी जो आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, ये देश आजादी का आंदोलन है या देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन है। गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे, ये देश आजादी का आंदोलन था। देश आजाद हो गया, अंग्रेज चला गया, ब्राह्मण राजा बन गया, तो देश आजाद हो गया। लेकिन जो देश में रहने वाले जो लोग थे, इस देश के जो बहुसंख्याक लोग हैं, इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, क्या प्रजा आजाद हुई? नहीं हुई। प्रजा आजाद नहीं हुई। आजादी का अर्थ होता है स्वतंत्रता, समानता। अगर प्रजा आजाद होती तो प्रजा की हजारों समस्या क्यों होती? नंबर 1 का सवाल। अगर प्रजा आजाद होती तो इस प्रजातंत्र दिन में आज किसानों को आज दिल्ली में रैली निकालना पड़ा, तो इससे साबित होता है प्रजा आजाद नहीं है। अगर प्रजा आजाद होती तो हर 5 मिनट के अंदर इस भारत में एक महिला के ऊपर अन्य अत्याचार नहीं होता। अगर प्रजा आजाद होती तो जो समस्या अंग्रेज काल में नहीं थी, वो समस्या आजाद भारत में पैदा नहीं होती। अंग्रेज काल में 11 करोड़ लोग गरीबी में थे, आज 83 करोड़ लोग गरीबी में चले गए। अंग्रेज काल में नक्सलवाद नाम की समस्या नहीं थी, आज आजाद भारत में आदिवासियों को नक्सलवादी के नाम पर मारा जाता है। अंग्रेज काल में आतंकवाद नाम की समस्या नहीं थी, अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था। आज आजाद
आजाद भारत में आतंकवाद पैदा हुआ। अंग्रेज काल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। आजाद भारत में आज लाखों किसानों को आत्महत्या करना पड़ रही है और आज लाखों किसान रोड पर निकले हैं। जो 3 कानून किसानों के विरोध में जो बनाए गए, उसके विरोध में आपकी आज भारत का जो किसान है, भारत में भारत को कहा जाता है कृषि प्रधान देश है, वो किसान आज रोड पर उतरा। इससे ये बात तो साबित होती है कि 15 अगस्त 1947 को सिर्फ देश आजाद हुआ, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए। ये आजादी का आंदोलन हमारे आजादी का आंदोलन नहीं था। 15 अगस्त ये ब्राह्मणों की आजादी का आंदोलन था, ब्राह्मण आजाद हो गया। अब ये 26 जनवरी क्या है? प्रजातंत्र दिवस। प्रजातंत्र दिन क्यों मनाते हैं और ब्राह्मणों ने इसको क्यों छुपाया? क्या कारण है कि 26 जनवरी का प्रचार नहीं किया कि प्रजातंत्र दिन क्यों मनाए जाते हैं? 15 अगस्त के बारे में बताते हैं, देश आजाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी को प्रजातंत्र का मतलब इस देश में क्यों बताया नहीं जाता? मैं प्रजातंत्र का मतलब आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि ये 26 जनवरी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, 26 जनवरी 1950 के पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। 26 जनवरी बता रहा, 26 जनवरी 1950 के पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। जो रानी बच्चे को जन्म देती थी वो राजा बन जाता था, अगर लड़की हुई तो रानी बन जाती थी। बाबा साहब आंबेडकर ने उस रानी की नसबंदी कर दी। नसबंदी तो मालूम होगी आप लोगों को। बाबा साहब ने कहा कि महिला बच्चे को जन्म देना एक माता का अधिकार है, वो उससे छीना नहीं जा सकता। रानी बच्चा जरूर पैदा करेगी, बाबा साहब आंबेडकर ने कहा वो उसका अधिकार है, जरूर पैदा करेगी, लेकिन रानी के कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो राजा नहीं होगा, वो राजा नहीं होगा। पहले क्या था कि रानी के पेट से राजा पैदा होता था। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा 26 जनवरी 1950 के बाद में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, तो राजा कहां से आएगा? तो राजा प्रजा से आएगा। प्रजा निर्धारित करेगी राजा कौन होगा, और वो राजा चुनने का और राजा बनने का अधिकार बाबा साहब आंबेडकर ने इस प्रजा को दिया, और वो अधिकार है वोट का अधिकार, राजा बनने का अधिकार, राजा बनाने का अधिकार, और अधिकार दिया 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। अब ये राजा बनने का अधिकार दिया। ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर ये प्रजातंत्र का अर्थ अगर लोगों को समझ में आएगा तो लोग जागरूक हो जाएंगे, इसीलिए 26 जनवरी का महत्व इस देश में बताया नहीं गया। इसलिए मैंने कहा वही गाने बजते 15 अगस्त को जो बजते, वही 26 जनवरी को, वही टीवी पर पिक्चर भारत पाकिस्तान विरोधी, वही 26 जनवरी को, तो लोगों को समझ में ही नहीं आया मामला क्या है। साथियों, 1 मैन 1 वोट, 1 मैन 1 वोट का मतलब होता है टोटो चलाने वाले व्यक्ति को जो वोट का अधिकार है वही अधिकार अंबानी को होगा। अंबानी को जो वोट का अधिकार होगा वही अधिकार टोटो चलाने वाले को होगा। 1 मैन 1 वोट। ऐसा नहीं कि वो टोटो चलाने वाला है इसलिए उसको 1 वोट का अधिकार होगा, और अंबानी पूंजीपति है इसलिए उसको 100 वोट का अधिकार होगा, ऐसा नहीं। टोटो चलाने वाले को और अंबानी को 1 ही वोट का अधिकार होगा। 1 मैन 1 वोट, एक आदमी 1 वोट। फिर दूसरा अधिकार दिया आगे 1 वोट 1 वैल्यू। 1 वोट 1 वैल्यू का मतलब होता है टोटो चलाने वाले व्यक्ति के अधिकार की जितनी ताकत होगी उतनी ही ताकत
अंबानी के वोट के अधिकार की होगी, उसे कहते हैं वन वोट वन वैल्यू। ब्राह्मणों ने सोचा कि ये मूल निवासी बहुजन समाज ये बहुसंख्य है, क्योंकि जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनके वोट ज्यादा होते हैं, और जिनके वोट ज्यादा होते हैं उनका राजा होता है। 26 जनवरी बता रहा, जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनके वोट ज्यादा होते हैं, और जिनके वोट ज्यादा होते हैं राजा उनका होता है। उस प्रजा को अधिकार है राजा चुनने का, उस प्रजा को अधिकार है राजा बनाने का। उदाहरण के लिए अगर इस बंगाल में शेड्यूल कास्ट अगर 22% है, शेड्यूल ट्राइब अगर मुसलमान अगर 30% है, ओबीसी 40% है, और डीएनए के आधार पर ये मूल निवासी है, और इनकी टोटल संख्या होती है 95%। और खास बात समझा रहा, 26 जनवरी का अर्थ आंकड़ों के आधार पर बता रहा। गवर्नमेंट कहता है मुसलमान 27% है, लेकिन 30% मुसलमान है। 95% हम लोग हैं इस देश के मूल निवासी, और इस बंगाल में जो मूल निवासी है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वो 95% है। अब 95% का अर्थ होता है जिनकी संख्या ज्यादा उनके वोट ज्यादा, और जिनके वोट ज्यादा राजा उनका होना चाहिए। ब्राह्मण इस बंगाल में 1.8% है, 2% भी नहीं है। संख्या के आधार पर ब्राह्मण किसी भी गांव के ग्राम पंचायत का, इस मालदा टाउन के, इस मालदा डिस्ट्रिक्ट के किसी भी देहात के ग्राम पंचायत का ब्राह्मण सदस्य नहीं बन सकता संख्या के आधार पर। देश में तो बन ही नहीं सकता, लेकिन इस मालदा टाउन में, इस मालदा जिला में किसी भी गांव में किसी भी ग्राम पंचायत का ब्राह्मण संख्या के आधार पर सदस्य नहीं बन सकता, जिसकी संख्या इस बंगाल में 1.8% है। वोट के आधार पर, संख्या के आधार पर हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की संख्या 95% है। 26 जनवरी का अर्थ है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब है प्रजा का राज होना चाहिए। प्रजा की संख्या 95%, प्रजा बनी हुई है, और अल्पसंख्य ब्राह्मण इस बंगाल में राजा बना हुआ। अब मेरा सवाल है, आप 26 जनवरी मना रहे, तो क्या प्रजातंत्र बंगाल में, भारत में प्रजा की सत्ता है? मेरी भाषा समझ में आ रही है क्या प्रजातंत्र, अगर प्रजा करे, प्रजा की पॉपुलेशन इस बंगाल में अगर 95% है, तो मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को, क्या इस बंगाल में प्रजा की सत्ता है? नहीं है, प्रजा की सत्ता नहीं है। कांग्रेस ने 25 साल राज किया, ब्राह्मण को राजा बनाया। कम्युनिस्टों ने 34 साल राज किया, ब्राह्मण को राजा बनाया। टीएमसी ने 10 साल राज किया, मुझे जाति बताने की जरूरत नहीं है, ममता बनर्जी की। मामला समझ में आता? ब्राह्मण को राजा बनाया। गुरुचंद ठाकुर जी कहते थे, जिस समाज का होता है राजा वो समाज होता है ताजा। आपने ब्राह्मणों को राजा बनाया। गुरुचंद ठाकुर जी कहते हैं, जो समाज, जिस समाज का होता है राजा वो समाज होता है ताजा। आपने ब्राह्मण को राजा बनाया, तो ब्राह्मण खुद का विकास करेगा या आपका विकास करेगा? आपने इस तथाकथित आजादी के 74 साल में और इस प्रजातंत्र के 71 साल में इस बंगाल में ब्राह्मण को राजा बनाया। बंगाल में प्रजा की सत्ता नहीं है। साथियों, जो वोट का अधिकार मिला, ये राजा बनने का अधिकार है, राजा चुनने का अधिकार है। अगर ये बात अगर लोगों को पता चली कि ये वोट का अधिकार, ये वोट देने का अधिकार नहीं है, राजा बनने का अधिकार है, तो हर व्यक्ति के मन में ये भाव निर्माण होगा कि मैं भी राजा बन सकता। ब्राह्मणों ने क्यों नहीं बताया 26 जनवरी
उसका अर्थ क्यों नहीं बताया, उसका मीनिंग समझा रहा कि ये वोट का अधिकार, ये राजा बनने का अधिकार है। प्रेम कुमार गेड़ाम को ये बात समझ में आई तो प्रेम कुमार गेड़ाम ब्राह्मण को राजा बना देगा। मैंने सोचा कि अगर ये राजा बनने का अधिकार है तो मैं भी राजा बन सकता हूं। ये भाव मेरे अंदर निर्माण हुआ और हमने इस देश में 31 राज्य, 550 जिला, 5000 तहसील और 22,000 ब्लॉक और 2.5 लाख गांव में अभियान शुरू किया, राजा बनने का अभियान कि हमारा समाज राजा बनना चाहिए। गुरुचांद ठाकुर जी ने कहा जिसका होगा राजा उसका समाज होगा ताजा। साथियों, जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये राजा बनने का अधिकार मिला हमें अर्थ बताने के बजाय जिनकी संख्या ज्यादा है उनको लाचार बना दिया। जिनकी संख्या ज्यादा है उस समाज को लाचार बना दिया। जिनके इस देश में राजे हुआ करते थे, आदिवासी समाज में राजे पैदा हुए। गोंड जहां पर राज करते थे, गोंडवाना नाम का प्रांत था। भील जहां पर राज करते थे, भीलवाड़ा नाम का प्रांत था। माधव कोली जहां पर राज करते थे, कोलीवन नाम का प्रांत था। संथालों का माझी परगना सिस्टम चलता है, संथालों का राज था। ये आदिवासी इस देश में हैरे गहरे नत्थू खैरों की औलाद नहीं है, ये राजे रजवाड़ों की औलाद है। जो राजे रजवाड़ों की औलाद है उनको लाचार बना दिया, वोट बेचने वाला समाज बना दिया। जो राजा बना सकता है, जो राजा चुन सकता है, उस समाज को वोट बेचने वाला समाज बना दिया। जब आपका वोट ही खरीद लिया जाता है तो बेचने वाले व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि मेरी समस्या का समाधान हो। खरीदने वाले ने खरीद लिया, बेचने वाले ने बेच दिया। मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, ध्यान रखो। मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय संयोजक हूं, वामसेप का राष्ट्रीय प्रचारक हूं, भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव हूं। मैं कोई पार्टी का प्रचारक नहीं हूं और ना ही किसी पार्टी की बात बोलने के लिए आया हूं। मैं लोगों को एक चीज मैं समझाने का बार बार प्रयास कर रहा हूं कि ये 26 जनवरी SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत खास बात बता रहा हूं। धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ है और उस ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ के द्वारा हम SC ST OBC माइनॉरिटी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। यह अधिकार नहीं था 26 जनवरी 1950 के पहले। लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले 1 जनवरी 1848 में हमने SC ST OBC माइनॉरिटी के आजादी का आंदोलन चलाया। हरिचांद गुरुचांद ठाकुर जी ने हमारे आजादी का आंदोलन चलाया, जिन्होंने इस बंगाल में 1800 से ज्यादा स्कूल निर्माण किए। जिस समाज को चांडाल कहा गया, महाराष्ट्र में उनको अछूत कहते हैं, उत्तर भारत में उनको अछूत कहते हैं। जिस समाज को शिक्षा से वंचित रखा था, हरिचांद गुरुचांद ठाकुर जी ने उस समाज को, बहुजन समाज को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए 1800 से ज्यादा स्कूल निकाले। छत्रपति शाहू महाराज जी ने हमारे आजादी के लिए आंदोलन चलाया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने हमारे आजादी के लिए आंदोलन चलाया। 1 जनवरी 1848 से लेकर क्रांतिवीर बिरसा मुंडा ने हमारे आजादी के लिए आंदोलन चलाया। 1 जनवरी 1848 से लेकर 1956 तक यह आंदोलन चला। 1956 तक ये 108 साल का जो संघर्ष चला, इस संघर्ष की बदौलत संविधान का निर्माण हुआ। इस संघर्ष की बदौलत संविधान का निर्माण हुआ। और जिस समाज को ब्राह्मणों ने शिक्षा से वंचित रखा था, संविधान ने रिजर्वेशन इन एजुकेशन का अधिकार दिया। जिस समाज को नौकरी से वंचित रखा था, संविधान ने रिजर्वेशन इन सर्विस का अधिकार दिया। जिस समाज को ब्राह्मणों ने
राजा बनने से वंचित रखा था, उस समाज को संविधान ने रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स का अधिकार दिया। यह अधिकार दिया यानी कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 को हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, शस्त्र का अधिकार नहीं था, आगे मटका था, पीछे झाड़ू था, यहां पर चांडाल कहा जाता था। हम लोगों को, आदिवासियों को हजारों साल पहले जंगल की ओर खदेड़ दिया था, जिनको ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, कंप्यूटर ज्ञान, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, दूरसंचार साधन, सिविलाइजेशन से आदिवासियों को दूर रखा, जिनके अभी तक ज्ञान का विकास होने नहीं दिया। ये 26 जनवरी 1950 के पहले था। हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, उसकी बदौलत हमको यह अधिकार मिला। जिनके गले में मटका था, आज टाई लटक रही है, पीछे झाड़ू था, कमर में बंदूक आ गई। हमारे लोग जब आईपीएस अधिकारी बनने लगे, एसपी बने लगे, तो कमर में बंदूक आ गई। इंस्पेक्टर बने तो कमर में बंदूक आ गई। बहुत खास बात बता रहा, जिस समाज को जंगलों में रहना पड़ता था, संविधान ने उस समाज को बंगलों में लाया, आदिवासी समाज। तो 26 जनवरी 1950 के पहले जो हमें अधिकार नहीं था, संविधान की बदौलत अधिकार मिला, और यह अधिकार मिला हमको 26 जनवरी 1950 में। इसलिए हम कह सकते हैं ये एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के ये आजादी का दिन है 26 जनवरी। ये आजादी का दिन है। ब्राह्मणों के गुलामी से, उनके धर्म ग्रंथों से ये आजादी का दिन है। ब्राह्मणों ने हमको मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर गुलाम बनाया था, संविधान ने हमको उनके धर्म ग्रंथों से आजाद कर दिया। तो हम कह सकते हैं ये आजादी का दिन। साथियों, जो महापुरुष, हमारे मूल निवासी महापुरुष हमारे आजादी का आंदोलन चला रहे थे, 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी, बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना। चुनाव का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना, उसके बाद में संविधान सभा का चुनाव हुआ। अगर गांधी जी सबके आजादी का आंदोलन चला रहे थे, तो फिर गांधी जी ने आदिवासी को टिकट क्यों नहीं दी? संविधान सभा का मामला था। गांधी जी ने शेड्यूल कास्ट को टिकट क्यों नहीं दी? गांधी जी ने ओबीसी को टिकट क्यों नहीं दी? गांधी जी ने मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दी? अगर ये गांधी जी अगर सभी के आजादी का आंदोलन चला रहे थे, और जब संविधान सभा का चुनाव आया, संविधान सभा का चुनाव का मतलब होता है अधिकार मिलने का चुनाव, और जब अधिकार लेने का मामला आया, तो गांधी जी ने हम एससी, एसटी, ओबीसी को टिकट नहीं दी। बाबा साहब आंबेडकर महाराष्ट्र में चुनाव में खड़े थे। बाबा साहब आंबेडकर को हराने के लिए गांधी जी और नेहरू ने 25,000 रुपए खर्चा किए। तब चुनाव प्रचार का क्राइटेरिया सिर्फ 2,000 रुपए था। चुनाव प्रचार का क्राइटेरिया 2,000 रुपए था। गांधी जी ने और नेहरू ने 25,000 खर्चा किए, भ्रष्टाचार किया, और बाबा साहब आंबेडकर को महाराष्ट्र में चुनाव में हराया। मैं बंगाल के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को बंगाल से संविधान सभा में चुनवा कर भेजा। ये क्रांतिकारी लोग हैं। ये कर्जा है हम लोगों के ऊपर, ये कर्जा है बाकी के राज्य के ऊपर, ये बंगाल के लोगों का कर्जा है। बंगाल में फजलुल हक की प्रजादशक पार्टी थी, 2 कैबिनेट मंत्री थे, एक जोगेंद्रनाथ मंडल और एक मलिक। जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बाबा साहब आंबेडकर को चिट्ठी लिखी और बाबा साहब आंबेडकर को कहा आप बंगाल आइए। बाबा साहब आंबेडकर बंगाल आए। जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने अपना इस्तीफा दिया, बाबा साहब आंबेडकर को चुनाव में खड़ा किया। आज के विधायक, सांसद और मंत्री साला जूता पड़ता है तो भी पैर के नीचे रहते। जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने इस्तीफा दे दिया, लात मार दी पद को। बाबा साहब आंबेडकर को
4 जिला से चुनाव जीतवा कर भेजा, संविधान सभा का चुनाव, संविधान कैसे निर्माण हुआ, अधिकार कैसे मिले, ये कहानी बता रहा। 4 जिला से चुनाव जीत कर गए, होलनार, जसोर, फिरोजपुर, ओडिशा, ये 4 जिला से संविधान सभा का चुनाव बाबा साहब आम्बेडकर जीत कर गए। नमोशूद्राय लोगों ने बाबा साहब को साथ सहयोग किया, मुसलमान लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर को साथ सहयोग किया। उस एरिया में कुछ आदिवासी थे, उन लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर को साथ सहयोग किया। उस एरिया में कुछ ओबीसी पिछड़े लोग थे, उन लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर को साथ सहयोग किया और बंगाल चुनवाकर संविधान सभा में चुनवाकर भेजे। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर शैतान है मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने किया, बदनाम मुसलमानों को किया। क्यों किया? बहुत सारे लोगों में यह भ्रम है कि भारत का विभाजन क्यों हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुसलमानों की वजह से हुआ, गलत। ये भारत का विभाजन गांधी जी ने किया। और क्यों किया? बाबा साहब आम्बेडकर की सदस्यता को खत्म करने के लिए। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर जिन 4 जिला से चुनाव जीत कर गए, वो 4 जिले गांधी जी ने पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान बनने का क्राइटेरिया था जहां पर 51% हिंदू होंगे वो एरिया भारत में रहेगा। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर जिन 4 जिला से चुनाव जीत कर सुरक्षा ना दे, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड नहीं देगा, मैं ऐसे किसी भी संविधान को मानने वाला नहीं हूं। उसके बाद में बाबा साहब आम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, 2 मर गए, 5 रह गए, 2 विदेश चले गए, 3 रह गए। एक दिल्ली से दूर रहता था इसलिए नहीं आता था, एक बीमार रहता था इसलिए नहीं आता था। अकेले बाबा साहब आम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी में रहे। अकेले बाबा साहब आम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। और टोटल आर्टिकल्स बाबा साहब आम्बेडकर ने 395 संविधान में लिखी, अकेले व्यक्ति ने। बहुत खास बात बता रहा हूं, 7 लोग थे, 2 मर गए, 5 रह गए, 2 विदेश चले गए, 3 रह गए। एक दिल्ली से दूर रहता था इसलिए नहीं आता था, और एक की तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से नहीं आता था। अकेले बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया। 395 आर्टिकल में से 65 आर्टिकल बाबा साहब आम्बेडकर ने SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए लिखे। जिन ब्राह्मणों ने हमको अधिकार से वंचित रखा था, बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में हमको अधिकार दिए। आर्टिकल 21, 335 में शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 15(4), 16(4) में नौकरी का अधिकार, आर्टिकल 330, 332 में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन, आर्टिकल 342 आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन। और SC, ST, OBC से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और जो सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान बन गए, उनके लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दिया। यह अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने हम लोगों को संविधान में दिया। और संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर ने आदिवासियों के लिए और एक संविधान लिखा, और उस संविधान का नाम है आर्टिकल 244। ये संविधान में आदिवासियों के लिए स्पेशल संविधान है, स्पेशल राइट्स बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए। आर्टिकल 244 एक कहती है आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची, आर्टिकल 244 2 कहते हैं संविधान में आदिवासियों के लिए 6वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची का मतलब है स्वायत्त शासन आदिवासियों का होगा। 5वीं अनुसूची का मतलब आदिवासियों का स्वायत्त शासन होगा। स्वायत्त शासन का मतलब भारत सरकार से 1 रुपया आदिवासी को मांगने की जरूरत नहीं है। आदिवासियों को भारत सरकार के स्कूल की जरूरत नहीं है। आदिवासियों को भारत सरकार के डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। आदिवासी स्कूल खुद निर्माण करेगा, डिपार्टमेंट खुद निर्माण करेगा, नौकरियां खुद निकालेगा और रोजगार खुद निर्माण करेगा। स्वायत्त शासन। 6वीं अनुसूची
अगर भारत सरकार से अगर 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है तो आदिवासी पैसा कहां से लाएगा और स्वायत्त शासन कैसे निर्माण करेगा। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने 6वीं अनुसूची बनाई और 6वीं अनुसूची में बाबा साहब आम्बेडकर ने अधिकार दिया, मालकियत का अधिकार, और उसमें लिखा जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी होगा। पैसा कहां से आएगा तो जल जंगल जमीन से पैसा आएगा। आप बोलेंगे जमीन के अंदर तो मिट्टी होती है, मिट्टी नहीं है भाई। आदिवासी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उन 90 प्रकार के धातु है, सोने हैं, चांदी है, हीरे है, जवाहर है, मोती है, ग्रेनाइट, मैग्नाइट, प्रोटेनियम, यूरेनियम, बक्साइट, 89 प्रकार के धातु। ये बंगाल से लगा हुआ झारखंड 44 प्रकार के धातु है। और ये धातु की कीमत आज 80,000 लाख करोड़ है और 2011 के गिनती के अनुसार भारत में आदिवासी सिर्फ 13 करोड़ 70 लाख है। अगर ये 80,000 लाख करोड़ रुपया अगर आदिवासियों को बांट दिया जाए तो इस देश का पहला पूंजीपति टाटा, बिरला, मफतलाल, अंबानी, अडानी नहीं होगा तो इस देश का पूंजीपति आदिवासी होगा। इतने का मालक आदिवासी है और ये संविधान में, और एक संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब आम्बेडकर जिस कौम में पैदा हुए, जिस जाति में पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए, उस समाज को यह अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने नहीं दिया, लेकिन आदिवासियों को बाबा साहब आम्बेडकर ने यह अधिकार बहाल, जो हम लोगों को समझने की जरूरत है। साथियों, बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था और आजाद भारत में पहला चुनाव 1952 में हुआ और नेहरू ने 60% ब्राह्मणों को 60% टिकटा दी और 47% ब्राह्मण चुना कर लाए। और नेहरू ने ऐसे कानून बनाए, विधेयपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, कार्यपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, न्यायपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, मीडिया ब्राह्मणों के नियंत्रण में। देश को चलाने की यंत्रणा विधेयपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रचार प्रसार माध्यम ब्राह्मणों के नियंत्रण में। तो ब्राह्मण आजाद हुआ। अगर ब्राह्मण आजाद हुआ तो ब्राह्मणों के नियंत्रण में। विधेयपालिका क्या है? पार्लियामेंट, जहां पर आप विधायक और सांसद चुनवा कर भेजते हो, विधेयपालिका। साथियों, विधेयपालिका में 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 19 साल बीजेपी ने राज किया। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है। लोगों को लगता है ये अलग अलग है, लेकिन ये एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं, एक ही शरीर की दो भुजाएं। कांग्रेस किसने बनाई? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनी। चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक, ये बंगाल के ब्राह्मण और महाराष्ट्र के ब्राह्मण मिलकर कांग्रेस बनाए। उस कांग्रेस में डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार, महाराष्ट्र नागपुर का ब्राह्मण, कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी था विदर्भ का। उसने 1925 में आरएसएस बनाई। जब उसने आरएसएस बनाई तब 1935 तक जनरल सेक्रेटरी था, यानी आरएसएस बनने के 10 साल बाद तक वो कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। उस आरएसएस में आपके बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिन्होंने हरिचांद जी और गुरुचांद जी ठाकुर जी का आंदोलन खत्म कर दिया। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरएसएस के मुखिया थे और उन्होंने 1951 में जनसंघ बनाया और जनसंघ का रूपांतरण 1980 में भारतीय जनता पार्टी रखा गया। और ये अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण और अडवाणी ब्राह्मण, इन दो ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी, उनका नामांकन कर दिया जनसंघ का। यानी कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, आरएसएस ने बीजेपी बनाई। अगर इनकी रिश्तेदारी देखो, जनता कहती है ये अलग अलग है। अगर रिश्तेदारी देखो तो कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, मतलब कांग्रेस दादी है, आरएसएस कांग्रेस का बच्चा है और आरएसएस का बच्चा बीजेपी है, मतलब रिश्तेदारी में बीजेपी कांग्रेस का पोता हुआ।
हमारे लोगों को तो इसकी जानकारी है। कांग्रेस आ रही, बीजेपी आ रही। काशीराम साहब कहते थे एक सापनाथ है, दूसरा नागनाथ है। सापनाथ जा रहा है, नागनाथ आ रहा है, नागनाथ जा रहा है, सापनाथ आ रहा है। जो भी आता है दसने का ही काम करता है। मेश्राम साहब कहते हैं एक राजा राम है, दूसरा सीताराम है। सीताराम जाता है, राजाराम आता है, राजाराम जाता है, सीताराम आता है, सीताराम राजाराम, राजाराम सीताराम। साला भजन चल रहा है भारत में। मैं मेरे अनुभव से कहता हूं, कांग्रेस दादी है, बीजेपी पोता है, दादी जाती है, पोता आता है, पोता जा रहा है, दादी आ रही। और कौन आना चाहिए बाप निर्धारित कर रहा है, हाफ चड्डी। जो बात बता साथियों, ये विधेयक पालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में जिनको आप अपना नेता कहते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए, बना दिए गए। मायावती मुलायम सिंह यूपी तक सीमित, नीतीश कुमार, जीताराम मांझी, लालू प्रसाद यादव जी बिहार तक सीमित, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा झारखंड तक सीमित, नवीन नाथ पटनायक ओडिशा तक सीमित, छोटू भाई वसावा गुजरात तक सीमित, शरद पवार महाराष्ट्र तक सीमित, रामदास अठवले, प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र तक सीमित। जिनको आप अपने समाज का नेता कहते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए। हमारे नेता क्षेत्रीय नेता, हमारे नेता जाति के नेता, मायावती चमारों की नेता, मुलायम सिंह यादवों का नेता, नीतीश कुमार कुर्मी का नेता, लालू प्रसाद जी यादवों के नेता, जीताराम मांझी मुसर के नेता, शिबू सोरेन संताल का नेता, अर्जुन मुंडा मुंडाओं का नेता, छोटू भाई वसावा भील का नेता, शरद पवार मराठों का नेता और रामदास अठवले, प्रकाश अंबेडकर महारों का नेता। हमारे नेता क्षेत्रीय नेता, हमारे नेता जाति के नेता, लेकिन ब्राह्मण देश का नेता। वारे पट्टेश्वर सोनिया गांधी देश का नेता, वाह। राहुल गांधी देश का नेता, अमित शाह देश का नेता, ममता बनर्जी देश का नेता, क्षेत्रीय नेता, हमारे जातीय नेता। बहुत खास बात बता रहा।